हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन का सबसे लास्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज 7.10। तो आज हम दोस्तों मेनली बात करेंगे रोलिस थ्योरम के बारे में और जानेंगे रोलिस थ्योरम कब कब आपके पास वेरीफाइड होती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं रोलिस थ्योरम की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत चैनल मैथ वाला। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि रोलिस थ्योरम एक्चुअली है क्या। रोलिस थ्योरम, देखिए रोलिस थ्योरम के लिए तीन कंडीशनें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपने जानी है कि रोलिस थ्योरम कब अप्लाई करनी है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ये वेरीफाई मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये हमने सबसे पहले लाइन लिखी लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑन इंटरवल ए बी, यानी कि हमने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स और वो किसकी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस वो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए आपके पास। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या आती है दोस्तों आपके पास, कंडीशन नंबर 1, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस। ठीक है, एफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो क्लोज इंटरवल है। ठीक है, एक होते हैं ओपन इंटरवल, एक होते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, एक होते हैं सेमी ओपन इंटरवल। तो ये काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम जस्ट अभी बात करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए। तो क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है वो होती है आपके पास बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो एफ एक्स जो फंक्शन आपके पास दोस्तों वो कंटिन्यूस होगा ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड बी डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो कंटिन्यूटी है वो क्लोज इंटरवल पे होगी और जो डिराइवेबिलिटी है वो ओपन इंटरवल पे होगी। ठीक है, ये दो कंडीशनें वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक लास्ट कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 क्या कहती है दोस्तों, अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस भी है और डिराइवेबल भी है, तो तीसरा फंक्शन क्या आएगा आपके पास, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर आपके पास दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं, कंटिन्यूटी भी हो जाती है और डिराइवेबिलिटी भी हो जाती है, तो तीसरे कंडीशन में क्या बोला गया है, जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ ए, यानी कि ये वैल्यू आप पहले फंक्शन में पुट करेंगे फिर आप एफ ऑफ बी पुट करेंगे, वो दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, कोई एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी हो सकता है आंसर। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए और बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आएगा सी। ठीक है, जैसे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई इंटरवल है 2 से 5। ठीक है, और ये आपके पास है ए, ये है आपके पास है बी, तो इसके बीच में एक पॉइंट आ जाएगा सी। कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि आपके पास 3 हो गया, 4 हो गया, 3.5 हो गया, 2.5 हो गया, 4.5 हो गया। ठीक है, तो ये जो सी है ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से। तो इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए और बी, देन
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आएगा सी, सच दैट देन को काट दो यहाँ से, सच दैट एफ डैश सी जो है वो इक्वल होएगा 0 के। ठीक है, यहाँ से आप सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो जो सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी दोस्तों हमारे पास रोलिस थ्योरम के बारे में। सबसे पहले फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर आपका फंक्शन जो है वो डिराइवेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपकी थर्ड कंडीशन आती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आएगा सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी आपके पास है वो 0 के इक्वल होएगा। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालेंगे और जो सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास डेफिनेशन रोलिस थ्योरम के बारे में। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल वाला एक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 ऑन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 और एक इंटरवल आपको गिवन है 1 से 3 तक का। आपको इस पे चेक करना है कि ये रोलिस थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है एक पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ऐसे ही आपके पास अगर क्वेश्चन में आता है कोई फंक्शन, आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आए कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या थी, हम डिराइवेबिलिटी चेक करते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x और 4x का आपके पास आ जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है कि डेरिवेटिव किस तरह से निकाले जाते हैं तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि किस टाइप से आप क्वेश्चंस में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिराइवेबल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन जो है वो डिराइवेबल भी है ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन हमारे पास रहती है, थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है 1। यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1, 4 1 जा 4 और प्लस में आ जाएगा 3, ये 3 और 1 हो जाएगा 4 और ये 4 माइनस का है तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लेते हैं एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 प्लस 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस में आ जाएगा 3 और यहाँ पे देखिए क्या आएगा दोस्तों
9 और 3 12, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली आपके पास दिस इम्प्लाइज f(1) इज इक्वल टू f(3). ये दोनों कंडीशनों में आप हमारे पास सेटिस्फाई होने के बाद जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है दोस्तों, f(1) की जो वैल्यू है वो f(3) के इक्वल है, दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट काम रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिटवीन A और B के बीच में, यानी कि A क्या है 1 और B क्या है आपके पास 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C दिस। ठीक है, इस चीज़ को समझो, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। जो C पॉइंट है वो 1 और 3 के बीच का है। ठीक है, तो सच दैट f' C इज इक्वल टू 0। ठीक है, f' की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी। तो सबसे पहले f' देख लेते हैं, अगर कहाँ पे है, ये है। ठीक है, इसकी जगह पे f' पुट कर देते हैं हम, तो f' इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास f' क्या आएगा, मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ x को c में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c, यहाँ पे 2c माइनस 4, तो आ जाएगा 2c माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है f' को 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2c और ये उधर जाके 4 हो जाएगा प्लस का, और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो c की जो वैल्यू आई है दोस्तों वो आपके पास आई है 2। आप देख सकते हैं जो c की वैल्यू 2 है वो इस इंटरवल के बीच में ही है। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में आपके पास 2 आता है। कोई वैल्यू और भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आएगा, या कुछ और भी आ सकती थी 2.5, बस इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए वो। ठीक है, 1 से 3 इंटरवल के बीच में जो C आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, हर बार आएगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब। क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आसान लगा होगा और बहुत ही सिंपल वे में मैंने कराया है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके बाद आपको चेक करनी है डिराइवेबिलिटी कि ये फंक्शन जो है वो डिराइवेबल भी है या नहीं है। और थर्ड जो कंडीशन आपके पास रहती है वो रहती है f(a) और f(b) जो आपके पास है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम कर लेते हैं आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों रोलिस थ्योरम से रिलेटेड या लैग्रेंज मीन वैल्यू से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास जो +2 क्लास का पेपर आएगा उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, पर टीचर का कुछ नहीं पता है दोस्तों कि क्या चीज़ वो डाल दे। ठीक है, तो इसलिए हम सब कुछ कवर करके चलते हैं। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है अगर हम बात करें +2 के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, पर ये अगर आप कर लेंगे अभी, तो आप जैसे ही अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज क्लासेस में जाएंगे नए, तो अगर आप बीएससी करेंगे या बीए करेंगे विद मैथ से करेंगे, कुछ भी आप कोर्स करेंगे जिसमें आपको मैथ की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आपके ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स होगी या रोलिस थ्योरम होगी। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करने को मिलेगा आपको अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं मैथ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आज का, f(x) इज इक्वल टू cos 2x, और इसको चेक करना है हमने इंटरवल से -π/4 से π/4 पे। ठीक है, तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये रोलिस थ्योरम इस पे वेरीफाइड होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंटिन्यूटी की। अभी देखिए ये क्या फंक्शन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f(x) इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 से
π/4। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों, बच्चे जो गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिख देते हैं, ठीक है। जब भी कंटिन्यूस की बात आएगी तो क्लोज इंटरवल आपने लिखना है, जब डेरिवेबिलिटी की बात आएगी तो आपने ओपन इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x इज इक्वल टू कोस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस के साइन टू एक्स, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, और जो ये एंगल है हमारे पास दिस वन, इसका डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे 2x का 2, तो मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस के 2 साइन 2x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। तो f ऑफ x जो है हमारे पास वो डिराइवेबल भी है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल -π/4 से π/4, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे डिराइवेबिलिटी। अब जो थर्ड कंडीशन हमारे पास रहती है वो रहती है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो यानी कि हम सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ -π/4, ठीक है। a है हमारे पास क्या है -π/4, तो f ऑफ -π/4 यानी कि मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ 2 -π/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा दोस्तों cos ऑफ 2 to the 4, तो आ जाएगा cos ऑफ -π/2। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो आ जाएगा cos ऑफ π/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे हम निकाल लेते हैं f ऑफ π/4, तो π/4 के लिए हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 2π/4, 2 to the 4, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ π/2, और ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, और थर्ड कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई है। तो ये हो गया हमारे पास रोलिस थ्योरम के बेस पे तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन दिस इंटरवल, और हमने निकालनी है सी की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन दिस इंटरवल -π/4 to π/4, ठीक है। तो इसको आप लिख के भी दिखाएंगे -π/4 लेस देन सी लेस देन π/4, ठीक है। अब हम निकालते हैं f डैश सी इज इक्वल टू, अब देखिए f डैश सी आपके पास कहाँ है, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। मैं वैल्यू जो पुट करूँगा सी की वो यहाँ पे पुट करूँगा, f डैश सी मेरे को निकालना है। तो f डैश सी मेरे पास आ जाएगा दोस्तों -2 sin 2c, ठीक है। तो इस कंडीशन में ही हमारे पास f डैश सी क्या होता है 0, इसको 0 के इक्वल रख दो, -2 sin 2c इज इक्वल टू 0, यानी कि sin 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin 2c की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अब sin की वैल्यू 0 कब होती है, sin की वैल्यू 0 होती है sin 0 पे, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये जो c की वैल्यू है ये इस इंटरवल के अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास देखिए -π/4 के और प्लस के π/4 के बीच में आपके पास कहीं ना कहीं जो एंगल है वो 0 जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरवल आपका है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, -π/4 से, यानी कि -45 से +45 तक गिवन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वैल्यू है सी की वो इसके बीच में बिलोंग करेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन, किस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। और इस तरह से जो क्वेश्चंस है आपके पास उसमें आपके पास वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्ट गिवन होगी इस टाइप से, यानी कि एंगल आपके पास गिवन होगा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत आसान था दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 नंबर में, ज़्यादा नंबर में तो नहीं आते हैं, 2 या 3 नंबर में आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पास HBSC का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी आपके पास CBSC का हो या हरियाणा बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे ही, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x, इसको आपने चेक करना है ऑन इंटरवल 0 to π। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है साइन एक्स माइनस साइन 2x और इंटरवल आपके पास है 0 से π। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी की। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जो आपके पास है वो सब्ट्रैक्शन में गिवन है। अब देखिए अगर साइन एक्स फंक्शन या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो साइन 2x भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर साइन एक्स और साइन 2x कंटिन्यूस फंक्शन है, सिंस साइन एक्स एंड साइन 2x इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी तो कंटिन्यूस ही होएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस साइन 2x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या होएगा, कंटिन्यूस फंक्शन होएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो डिराइवेबल होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और साइन 2x का हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x और 2x को हो जाएगा 2। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो अब डैश एक्स हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाली, जिसमें हम निकालते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों एफ ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन 0 माइनस साइन 0। साइन 0 होता है 0 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ पाई। तो आ जाएगा हमारे पास साइन पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई। अब देखिए साइन पाई भी 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों कंडीशनें निकाल ली, एफ ऑफ 0 भी और एफ ऑफ पाई भी। ठीक है, ये कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। ठीक है, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई है। अभी ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होने के बाद थर्ड कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन 0 से π। 0 से π के बीच में एक पॉइंट आएगा सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एफ डैश सी हमारे पास ये है। ठीक है, एफ डैश एक्स ये है, तो इसको हम सी पुट करेंगे यहाँ पे। तो एफ डैश सी मेरे पास क्या जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस सी माइनस 2 कोस 2c, 2 कोस 2c। ठीक है, अब यहाँ पे एफ डैश सी को 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस सी माइनस 2 कॉस 2c इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे है कोस c, यहाँ पे है कोस 2c। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप c की वैल्यू को डायरेक्ट निकालेंगे तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप वहाँ पे आपके पास होता 2 कोस c, अगर यहाँ पे ओनली c होता, यहाँ पे एंगल 2c है, इस चीज़ पे ध्यान दें। ठीक है, अगर ओनली c होता तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके इस चीज़ को सोल्व कर सकते थे, पर यहाँ पे तो आपके पास एंगल अलग है और यहाँ पे एंगल अलग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कोस 2 थीटा का।
कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे आप, वी नो दैट कोस टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला उसमें से ये होता है, ठीक है, कोस टू थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, वहाँ पे एंगल है C और एक है एंगल 2C, तो उस 2C को हमने C बनाने के लिए यहाँ पे कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास आ जाएगा कोस C माइनस 2, कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर C माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा कॉस C माइनस, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर C, और ये 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है कोस C माइनस 4 कॉस स्क्वायर C प्लस 2। इसको मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ। यहाँ पे करते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, कोस C माइनस 4 कॉस स्क्वायर C प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से C की वैल्यू को कैसे निकाल लें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आगे लिख लेता हूँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर C, ये हो जाएगा माइनस का कॉस C, ये भी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ये है कोस C। अगर ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे लिखी होती 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल x, जिसमें वेरिएबल x है हमारे पास। यहाँ पे ये x जो है वो कोस C का काम करेगा, ठीक है। समझो इस बात को, जो x है यहाँ पे वो कोस C का काम करेगा। तो मैं इसके जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल cos C, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos C जो यहाँ पे वेरिएबल है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर आपके पास नहीं बनेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 2 जा होते हैं 8 और आपको चाहिए बीच में 1 कभी भी नहीं आएगा अगर आप 4 और 8 की, आपको चाहिए 8 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 4 2 जा 8 होते हैं या 8 1 जा 8 होते हैं, इसके अलावा 8 कुछ भी तरीके से आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपके पास फैक्टर नहीं बनते हैं तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं एक b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है, जिसमें आप ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका रूट अपॉन में 2a। कुछ इस टाइप से आपने फॉर्मूले ये रीड कर रखे होंगे जो आपके पास 10th क्लास में आते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो कोस C का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस C इज इक्वल टू, अब सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है 4, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2, ठीक है। फॉर्मूले में लगा लेते हैं, कोस C माइनस b होता है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4a और साथ में c और इसका रूट अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2a, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास आ जाएगा cos C इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और इसका रूट अपॉन में आ जाएगा 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस माइनस 32 और 1 33 अपॉन में आ जाएगा 8। तो यहाँ से जो C की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33/8, ठीक है। और ये जो वैल्यू है C की वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है।
अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना तो इतना आसान नहीं है, ठीक है, पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, C बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, क्योंकि वो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं आपके पास, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी और जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई है। तो जो C की वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर ही आएगी, इससे बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी के अंदर है। क्लियर है दोस्तों? तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा कि किस तरह से हमारे पास रोलिश थ्योरम होती है, रोलिश थ्योरम का यूज़ किस तरह से किया जाता है, और रोलिश थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा, डेरिवेटिव से रिलेटेड या आपका रोलिश थ्योरम से रिलेटेड, कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कि सर यहाँ पे कैसे हुआ था, यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई, फॉर्मूला समझ में नहीं आया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे या आप अपना व्यू देंगे इस तरह से, तो उस चीज़ का हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इससे होता है कि टीचर को भी पता लग जाता है कि बच्चे की समझ में भी आया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। तो आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा एक बार फिर से। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।